सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि विद्यार्थियों आपको पता है कि आज हमारे देश में कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी लंबे समय से लॉकडाउन चल रहा है, जिसके चलते हमारे विद्यालय की जो कक्षाएं हैं वो काफ़ी लंबे समय से बाधित है। इसी कारण हमारे विद्यालय के जो संस्था प्रधान हैं श्री नरेंद्र सिंह राठौड़ या संस्था के सचिव धर्मेंद्र सिंह राठौड़ के द्वारा निर्णय लिया गया कि क्यों न हम विद्यार्थियों को ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से उनके समय का सदुपयोग करें। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान का अध्याय 6 जो राजनीतिक विज्ञान से संबंधित है। केंद्र सरकार, हम केंद्र सरकार में पढ़ते हैं। देखिए, केंद्र की बात करें, केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार जैसे केंद्र की बात आ रही है तो केंद्र सरकार का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। यानी हमारे भारत की संसद नई दिल्ली में स्थित है। और अगर सरकार की बात आती है तो सरकार का अर्थ या परिभाषा, सरकार को हम अंग्रेजी में गवर्नमेंट कहते हैं। सरकार के बिना हम राज्य की या सरकार के अभाव में राज्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सरकार किसी देश या प्रदेश में एक निश्चित क्षेत्र में, निश्चित भूभाग में जो निवास करने वाले जो लोग होते हैं, निश्चित क्षेत्र और निश्चित भूभाग में जो निवास करने वाले लोग होते हैं, उनकी सेवा करने के लिए कानूनों का निर्माण करती है, उनका निष्पादन करती है, उन्हें लागू करती है। उन कानूनों का पालन न करने वाले लोगों को उचित रूप से उनका पालन न करने वाले लोगों को दंडित करके उन्हें उचित रास्ते पर लाती है। और सरकार को अगर अपन अन्य रूप में पढ़ें तो सरकार एक निश्चित व्यक्तियों का समूह होता है। सरकार एक निश्चित व्यक्तियों का समूह होती है जो एक निश्चित काल के लिए, निश्चित समय के लिए, निश्चित पद्धति से शासन का संचालन करती है। सरकार राष्ट्र के हित में बनाई जाती है। सरकार का मुख्य उद्देश्य होता है जनता के हित को ध्यान में रखते हुए, सामान्य हित को ध्यान में रखते हुए योजनाओं, नीतियों का निर्माण करना। देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए सरकार का निर्माण किया जाता है। आइए हम पढ़ते हैं अब आगे सरकार के अंग। सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। देखिए, व्यवस्थापिका सरकार का प्रथम अंग है। व्यवस्थापिका सरकार का प्रथम अंग है। अगर अपन भारतीय संविधान के अनुसार देखें तो व्यवस्थापिका को 2 भागों में बांटा गया है: संघीय व्यवस्थापिका और राज्य व्यवस्थापिका। भारतीय संविधान के अनुसार संघीय व्यवस्थापिका को ही संसद के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार संघीय व्यवस्थापिका को ही संसद के नाम से जाना जाता है। आइए हम आगे पढ़ते हैं। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 79 है उसमें कहा गया है कि भारत की एक क्या होगी? भारत की एक संसद होगी। और वो जो संसद है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। इसमें लोकसभा और राज्यसभा ये 2 सदन है, उच्च सदन और निम्न सदन। अगर अपन अन्य रूप में पढ़ें इसको तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों का सम्मिलित नाम, इनका संयुक्त नाम, तीनों का संयुक्त नाम हमारे देश की संसद कहलाती है, संसद। उसके बाद में आगे हम पढ़ते हैं लोकसभा के बारे में, जो हमारे स्थायी ये अस्थायी सदन है। देखिए, लोकसभा संसद का प्रथम सदन है। इसको निम्न सदन भी कहते हैं, इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, इसे जनता का सदन भी कहते हैं, इसे अस्थायी सदन भी कहते हैं। देखो, इसको अस्थायी सदन, लोकप्रिय सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो लोकसभा है इसके सदस्य क्या होते हैं? इसके सदस्य प्रत्येक 5 साल में बदलते रहते हैं। कभी कांग्रेस की सरकार आती है, कभी बीजेपी की सरकार आती है, कभी आम आदमी पार्टी की सरकार आती है। यानी सरकारें बदलती रहती है। यानी कोई ये सरकारें स्थायी नहीं है, अस्थायी रहती है। लोग बदलते रहते हैं। हर बार आपको पता है हर 5 साल में लोगों में बदलाव होता रहता है। इसलिए इसको अस्थायी सदन कहते हैं। लोकप्रिय सदन भी कहते हैं इसको। लोकप्रिय क्यों कहते हैं? क्योंकि जनता क्या करती है, अपनी स्वेच्छा से, जनता अपनी स्वेच्छा से अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वो ही प्रतिनिधि, यानी वो जनता के लोकप्रिय प्रतिनिधि होते हैं। और वही प्रतिनिधि क्या करते हैं, देश की शासन व्यवस्था को चलाते हैं। इसलिए इसको लोकप्रिय सदन कहते हैं। इसी कारण इसको जनता का सदन कहते हैं। आइए इसके आगे आगे पढ़ते हैं अपन। लोकसभा के जो सदस्यों का हम कार्यकाल पढ़ते हैं। देखो, लोकसभा के जो सदस्य हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। सदस्यों का कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है, परंतु लोकसभा को प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति समय से पूर्व भंग कर सकता है। आज हमारे भारत में कम से कम लोकसभा को हमारी किताबों के अनुसार 9 बार भंग किया जा चुका है। 9 बार। अब ये हम समझ सकते हैं कि भंग करना किसे कहते हैं। लोकसभा, जैसे देखो, किसी भी, जैसे लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगर मान लो वो सरकार पूरी तरह से 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लेती है तो वो स्वतः भंग हो जाती है और फिर नए सिरे से वापस चुनाव होते हैं और नए सिरे से सरकार बनती है। परंतु कभी कभी क्या होता है कि जब सरकार का कार्यकाल पूरा नहीं होता है और पूरा होने से पहले सरकार को उस सदन में, जैसे लोकसभा सदन में सरकार को क्या होता है कि स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता। स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण
सरकार के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव जारी हो जाता है और जिसके कारण उनको बहुमत पारित करने का, उन्हें बहुमत साबित करना पड़ता है और बहुमत न मिलने के कारण आपको पता है कि उन्हें अपने पार्टी से इस्तीफा देना पड़ता है और इसी को हम भंग करने के रूप में समझ सकते हैं, यानी प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति उसे भंग कर सकता है। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं देखो, भले आप लोकसभा पढ़ लो, चाहे राज्यसभा पढ़ लो, चाहे विधानसभा पढ़ लो, चाहे विधान परिषद पढ़ लो, योग्यताएं अभी कुछ मतलब कि कुछ तो ऐसी है जो लगभग सामान्य है। जैसे देखो, पहली योग्यता है कि मैं भारत का नागरिक होना चाहिए, वो किसी न्यायालय के द्वारा पागल या दिवालिया न ठहराया गया हो, भारत सरकार या केंद्र सरकार में किसी लाभ के पद पर आसीन न होना चाहिए। अब यहाँ मुख्य जो बात आ रही है वो ये आ रही है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कम से कम 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, ये मुख्य योग्यता है इसकी। बाकी वो जो मैंने अलग जो दूसरी बताई है वो सभी की कॉमन है। और उसके अलावा हम पढ़ते हैं सदस्य संख्या, लोकसभा की सदस्य संख्या। यदि लोकसभा की सदस्य संख्या की बात करें तो लोकसभा की मूल संविधान में लोकसभा की जो सदस्य संख्या निश्चित की गई थी वो थी 500। मूल संविधान में लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो 500 निश्चित की गई थी, परंतु गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के अनुसार जो लोकसभा की जो उसमें कहा गया कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। अगर 552 हो सकती है तो इसमें 530 सदस्य जो है वो राज्यों से, 530 सदस्य राज्यों से, है ना, 530 सदस्य कहां से हो जाएंगे? राज्यों से। 20 जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 राष्ट्रपति की द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिनको अपन कह सकते हैं एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय समुदाय। अब देखो, ये जो एंग्लो इंडियन है ना, ये एक प्रकार का विशेष शब्द है। विशेष शब्द यानी इसमें जिसका संबंध जो जाति व भाषा से है ना, ये जो जाति और भाषा के संबंध में ये प्रयुक्त होता है। जाति की बात करें तो ये उन अंग्रेजों की ओर संकेत करता है जो किसी कारणवश, या आपको पता है कि हमारे भारत में निवास कर रहे हैं या भारत में बस चुके हैं, किसी व्यवसाय के कारण जो हमारे भारत से समय समय पर प्रवास करते रहते हैं। और ये भारत के जो अंग्रेज प्रवासी है, जो भारत के जो अंग्रेज प्रवासी है, ये इन्होंने क्या किया कि हमारे भारतीय स्त्रियों से संपर्क करके उनसे उत्पन्न होने वाली जो संतान है उसको अपन एंग्लो इंडियन की संज्ञा दे सकते हैं। यानी एंग्लो इंडियन जो शब्द है वो ब्रिटिश लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंग्लो इंडियन जो शब्द है वो ब्रिटिश लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद में आगे पढ़ते हैं। अभी जैसे देखो, वर्तमान में लोकसभा की जो सीटें हैं वो 545 है। इसमें भी वही है, 530 तो राज्यों से है और 13 किससे है? 13 सदस्य है केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 वही है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ये जो 13 केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं उसमें 7 तो है दिल्ली से और 6 है अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से। तो ये तो इसकी सदस्य संख्या कहलाएगी लोकसभा की। उसके बाद में पढ़ते हैं निर्वाचन। सीधी सी बात अभी मैंने आपको बताया था कि लोकसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। यानी जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है वैश्विक मताधिकार के द्वारा। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार वैश्विक किसे कहते हैं? जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो, 18 वर्ष हो या उससे अधिक हो, उसे वैश्विक कहते हैं। उसके बाद में वेतन की बात करते हैं। लोकसभा के सदस्यों का जो वेतन होता है वो संसद के संचित निधि कोष से दिया जाता है और समय समय पर इसको निर्धारित किया जाता है। उसके बाद में आता है शपथ। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाने का कार्य जो है वो राष्ट्रपति की द्वारा या राष्ट्रपति की द्वारा मनोनीत किसी अन्य सदस्य के द्वारा इन्हें शपथ दिलाई जाती है। तो उसके बाद में पढ़ते हैं अधिवेशन। अधिवेशन की बात करें तो लोकसभा का अधिवेशन एक वर्ष में अगर अपन बात करें तो 2 बार होता है। ये राष्ट्रपति के द्वारा ही अधिवेशन का मतलब होता है बैठक। राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन या बैठक बुलाता है और वही इसे स्थगित करता है। राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुलाता है या स्थगित भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। परंतु लोकसभा हो या संसद की कोई बैठक होती है, उनकी 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए 2 बैठक के अंदर संसद के जो अधिवेशन होते हैं। तो हमें मुख्य रूप से ये पढ़ना है, लोकसभा का गठन, उसके बाद में योग्यता, उसके बाद में कार्यकाल, उसके बाद में वेतन, उसके बाद में शपथ, उसके बाद में कार्यकाल, अधिवेशन, निर्वाचन, ये सब टॉपिक लोकसभा के गठन में शामिल किए गए। और आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। उसके बाद में हम कल अगले वीडियो में एक बार आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।